कंपनी फाइनल अकाउंट्स के इस लेक्चर में अब हम जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होगा। तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमको प्रिपेयर करना है दैट विल बी अ बैलेंस शीट। नॉर्मली इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में स्टडी किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट्स। बट अब यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स हम स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स हम देखने वाले हैं, इस फाइनल अकाउंट्स में मेनली हम वर्टिकल फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का वो स्टडी करने वाले हैं। तो वर्टिकल फॉर्मेट जो है वो किस तरह से होगा यहाँ पर, अब वो फाइनल अकाउंट्स का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एसेट, पहले लाइबिलिटीज़ एंड देन एसेट, वर्टिकली ये होगा। तो पहले लाइबिलिटीज़ होगी एंड देन एसेट्स, इस तरह से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मेट उसने दिया हुआ है बैलेंस शीट का, उसमें फर्स्ट कॉलम है रेफरेंस नंबर का। ये रेफरेंस नंबर का कॉलम जनरली हमारे लिए ब्लैंक होगा और आगे जो है कंटेंट्स जो है वो नंबरिंग दी हुई है। तो लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कर उन्होंने जो दिया है फर्स्ट, वो एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो है वो ए दिया हुआ है और एसेट्स के लिए उसने बी दिया हुआ है। इस तरह से वो सीक्वेंसिंग दी हुई है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। एक बार ये फॉर्मेट का स्टडी अच्छे से हुआ तो फिर इसके बेस पर हम आगे एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो मैंने इससे पहले भी बताया कि फिक्स फॉर्मेट है, कंटेंट्स इसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो है ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये सबसे पहला कंटेंट है इसका। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट जो कंटेंट है वो है शेयर होल्डर्स फंड। अब यहाँ पर एक जो दूसरा चेंज है वो ये है, शेयर होल्डर्स फंड में उसने यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नो डाउट यहाँ पर फाइनल वैल्यूज आएगी, बट इसकी जो डिटेल्स है, अभी शेयर कैपिटल में वैरायटी ऑफ कैपिटल, जैसे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ कैपिटल होता था, यहाँ पर अब कंपनीज में वो शेयर कैपिटल कहलाएगा। और शेयर कैपिटल के कई कंपोनेंट्स है, शेयर कैपिटल की कई कई चीज़ें शेयर कैपिटल में हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितने की अथॉरिटी कंपनी को मिली हुई है, इश्यूड कैपिटल, जितना कंपनी ने पब्लिक को इशू करने के लिए शेयर्स निकाले हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना पब्लिक ने डिमांड किया है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कितना कंपनी ने मंगाया, कितना कंपनी को रिसीव हुआ। तो ये जो डिटेल्स है शेयर कैपिटल की, यहाँ पर तो जो नेट पेड अप शेयर कैपिटल होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड हियर। ये यहाँ पर फाइनल वैल्यू उसकी रिकॉर्ड होगी। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट में ये नोट, ये जो है ये नोट नंबर्स यहाँ पर हमको लिखने पड़ेंगे। और ये करंट ईयर की वैल्यूज़ है, यहाँ पर ये नोट के नंबर्स होंगे मेनली। तो ये नोट नंबर्स यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ नंबर होंगे ये इस तरह से। तो ये जो नोट नंबर्स है यहाँ पर, इसमें जो वर्किंग हम बनाएंगे, जैसे अभी यहाँ पर हमको फाइनल वैल्यू लिखनी है, लेकिन इसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। बस एक जो चेंज है, नॉर्मली हम क्या करते थे, जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे तो फाइनल अकाउंट्स में एसेट पर डेप्रिसिएशन वहीं चार्ज करते थे, बैलेंस शीट में ही लिखते थे, इनर कॉलम आउटर कॉलम का यूज़ करते थे। बट ये इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं है, ये करंट ईयर वैल्यू है, ये लास्ट ईयर वैल्यू है। तो ये लास्ट ईयर वैल्यू का कॉलम जनरली ब्लैंक ही होगा। करंट ईयर वैल्यू का ये जो कॉलम है, ये मेनली हम यहाँ पर अभी इसको यूज़ करने वाले हैं, यानी जो वैल्यूज़ हम ये रिकॉर्ड करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब शेयर कैपिटल की फाइनल वैल्यू तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बट इसकी जो डिटेल्स है उसको एक नोट में रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट विल बी टर्म्ड एज ए नोट नंबर 1। तो ये जो है ये नोट कहलाएगी और ये नोट नंबर 1 होगी। इस तरह से ये नोट जो है यहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 और रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2, इस तरह से ये रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ ये रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद अब नेक्स्ट जो है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल क्या क्या कंटेन करेगा, तो शेयर कैपिटल ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमको ये इस तरह से वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, अलग से नोट्स बनानी पड़ेगी, उसके नोट नंबर्स देंगे। और फर्स्ट, जैसे अभी ये शेयर कैपिटल यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया, ये शेयर कैपिटल की नोट है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो ऑथोराइज्ड एंड इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ये यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऑथोराइज सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ये जो है वैल्यूज़ हमारे काम की है। मेनली हमें पेडअप चाहिए, तो पेडअप शेयर कैपिटल कैसे आएगा, कॉल्ड अप लेस कॉल्सिन एरियर्स से पेडअप कैपिटल आएगा और ये वैल्यू टोटल में आएगी। अगर कंपनी ने कुछ शेयर फोरफीट किए हैं और उसका प्रॉफिट अगर कंपनी के पास है, तो वो फोरफीटेड शेयर्स पर प्रॉफिट यहाँ पर दिखेगा।
और फाइनली फिर ये जो फाइनल टोटल आएगी वो इन सब की एडिशन होगी, नेट पेड अप कैपिटल प्लस फोरफीटेड, इतना ऐड करने के बाद ये फाइनल टोटल आएगी। और ये जो टोटल है, ये टोटल हम यहाँ पर बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये नोट इस तरह से प्रिपेयर होगी। सेकंड नोट जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस की है, ये नोट नंबर्स फिक्स नहीं है, कंटेंट वाइज नोट कम ज़्यादा हो सकती है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स इन नोट्स में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स इन कंटेंट्स में होते हैं जो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई हुई है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स जो आप एग्जांपल डील करोगे तो इनमें वो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स होंगे, इसलिए ये नोट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सेकंड जो नोट है दैट विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व्स पहले, शेयर प्रीमियम, देन अदर रिजर्व्स, फिर अदर रिजर्व्स में बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं, जो भी प्रॉफिट कैप्टर साइड है, बेसिकली कंपनी ने कीप असाइड किया हुआ प्रॉफिट। तो ये जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो सकता है, ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ रिजर्व्स कंपनी बना सकती है, डेवलपमेंट रिजर्व हो सकता है। तो ऐसे ये अदर रिजर्व्स में वो चीज़ें आएगी। यहाँ पर ये जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स की ये सीक्वेंसिंग के बाद इसमें सबसे मेन कंटेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर अभी कंपनी ये करती है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो इस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करती है, वो इस प्रॉफिट को डिवाइड करती है दो चीज़ों में, या तो वो रिजर्व करती है, प्रॉफिट कैप्टासाइड करती है, या प्रपोज डिविडेंड। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जनरली ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें करंट ईयर प्रॉफिट जो भी होगा वो ऐड करेंगे। ये दो चीज़ें ऐड होने के बाद ये टोटल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यहीं पर ये प्रपोज्ड डिविडेंड, इसमें से दो ही चीज़ें हो सकती है, प्रपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड इसमें से लेस होगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व इसमें से लेस होगा, और टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस की है वो फाइनली यहाँ पर आउटर में आएगी। तो इस तरह से ये नोट कंप्लीट करने के बाद ये टोटल ऑफ दिस नोट इसमें इतने कंटेंट्स हो सकते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है, ये एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये जो टोटल है, फाइनल टोटल, ये फाइनल टोटल यहाँ पर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर है इसका लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी का, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी को मिला हुआ अलॉटमेंट मनी है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इनको शेयर्स इशू नहीं किए हुए हैं, आगे चलकर कंपनी इशू कर सकती है। जनरली ये कंटेंट हमारे लिए ब्लैंक होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि करंट और नॉन करंट में कंपनी ने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड जो है वो नॉन करंट है और फोर्थ जो है वो करंट है। इस तरह से इन्होंने ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। अभी नॉन करंट की जो कंटेंट्स है इसमें ये जो ए है दैट विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है। इसमें जो मेजर डिफरेंस है नॉन करंट और करंट में, विद इन अ ईयर अगर कंटेंट्स है, लेस देन अ ईयर अगर है तो करंट में जाएगा, मोर देन अ ईयर अगर है तो वो नॉन करंट में, इस तरह से वो बाइफरकेट होगा। तो जनरली ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स एक दिखेगा, डिपॉजिट्स दिखेंगे। तो इस तरह से ये डिबेंचर, डिपॉजिट्स वगैरह ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। सिंगल कंटेंट अगर होगा तो डायरेक्टली वो वैल्यू हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मल्टीपल कंटेंट्स, एक से ज़्यादा कंटेंट्स है, तो फिर हमको नोट्स बनानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है बी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। यहाँ पर अभी ये जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली एक तरह का पेबल लाइबिलिटीज़ है कंपनी का, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, प्रीवियस फ्यू ईयर्स के अगर कुछ टैक्स लाइबिलिटीज़ कंपनी की है, ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ भी और डिफर्ड टैक्स एसेट भी यहाँ पर हमको दिखेगा। तो जहाँ पर कंपनी का पेबल अमाउंट ऑफ टैक्स ज़्यादा हो गया, अगर उन्होंने जो कीप असाइड किया था प्रॉफिट से, तो फिर वो टैक्स लाइबिलिटी दिखेगी। और अगर कंपनी का पेबल अमाउंट, कंपनी ने डिपॉजिट ज़्यादा कर दिया, एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है और उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटीज़ कम है, तो वो डिफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगी। आगे वो कंटेंट यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट जो है वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप बहुत ध्यान से देखें ताकि इसके जो कंटेंट्स है ये आपको याद रखने हैं। मेनली अभी जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो ये थे कि भाई जनरली ये फॉर्मेट पहले अवेलेबल नहीं होता था, ये फॉर्मेट पूरा याद करना पड़ता था। आपको अभी भी वो फॉर्मेट याद करना ही है, बट यहाँ पर अब उनका ऐसा प्लान है आगे चलकर अगर सपोज़ ये ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो ये फॉर्मेट वो रेडी देंगे, सिर्फ आपको फिगर्स फिल करनी है। तो लेकिन आपको कंटेंट्स तो पता रहने चाहिए, दैट्स वाई ये फिगर फिलिंग के लिए वो कंटेंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए। तो ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में ये अदर देन दिस, अभी यहाँ पर बोरोइंग्स हो गया, दूसरा हो गया, तो अगर अदर कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है तो वो यहाँ पर कंटेन होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस,
प्रोविजंस मेनली लायबिलिटी और प्रोविजंस में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। प्रोविजंस जनरली हम जो करते हैं जैसे डेप्रिसिएशन प्रोविजन हो गया या इस तरह के जो प्रोविजंस हम करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, मोर देन ए ईयर, लेस देन ए ईयर, बस ये जो बाइफर्केशन है ये मेनली आपको ध्यान रखना है। तो मोर देन ए ईयर के लिए अगर कुछ प्रोविजंसेस हम करते हैं जैसे डेप्रिसिएशन प्रोविजन हो गया, वो इस तरह से लॉन्ग टर्म प्रोविजंसेस में दिख सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है करंट लायबिलिटीज़। नाउ करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ से अब हमको एक एक कंटेंट्स देखने हैं क्योंकि इसकी नोट्स हमको यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ये नोट नंबर 3 होगा। तो नोट नंबर 3 के कंटेंट्स हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ये नोट नंबर 3 के कंटेंट्स हैं। इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेस देन ए ईयर अगर है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वो जनरली दिखेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लेस देन ए ईयर एक तरह का लिया हुआ लोन होता है बैंक से, तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखेगा। तो ये जो है फिर, और हर नोट के बाद उसकी टोटल करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। ये पर्टिकुलर्स वाला पार्ट है, ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, इस तरह के कॉलम्स हैं इनमें। तो ये जो टोटल्स हैं ये टोटल कर लेने के बाद फाइनल टोटल विल बी इन बैलेंस शीट। तो ये जो फाइनल टोटल है वो यहाँ पर बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगी। नेक्स्ट जो है वो ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स में अब यहाँ पर ये टर्म मैंने लास्ट डिस्कस की थी जब मैंने इंट्रोडक्टरी बताया था। तो नोट नंबर 4 जो ट्रेड पेबल्स है, ये ट्रेड पेबल्स कंटेन करेगा बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसको ट्रेड क्रेडिटर्स भी आप नाम दे सकते हो, आप सन्ड्री क्रेडिटर्स भी उसको कह सकते हो, एंड बिल्स पेबल। इस तरह के ये दो कंटेंट्स जनरली ट्रेड पेबल्स में इस नोट में यहाँ पर हमको देखने में मिलेंगे। नेक्स्ट जो है, अब अगला जो है वो सी अदर करंट लायबिलिटीज़। ये अदर करंट लायबिलिटीज़ में कंटेंट सब काफ़ी है। तो नोट नंबर 5 जो है अदर करंट लायबिलिटीज़, इस अदर करंट लायबिलिटी के कंटेंट्स में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, डिबेंचर्स जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, बट उसका जो इंटरेस्ट है, पेबल इंटरेस्ट, विल बी इन अदर करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड है, कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, बट कुछ शेयर होल्डर्स तक वो डिविडेंड पहुंचा नहीं है, उन्होंने, उनको चेक्स वगैरह गए थे और वो रिटर्न आ गए अगर कंपनी को, तो इस तरह के जो डिविडेंड्स हैं कंपनी अपने पास कीप करती है और ये अनक्लेम डिविडेंड कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी नेचर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये सब अदर करंट लायबिलिटीज़ इस नोट में आएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इसी नोट में आएगा। एंड टोटल इसकी हमको करनी पड़ेगी, और ये जो फाइनल टोटल है, ये फाइनल टोटल यहाँ पर बैलेंस शीट में हम अदर करंट लायबिलिटीज़ में प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल टोटल दिखेगी और उसकी जो डिटेल्स है वो अलग हमको कैरी करनी पड़ेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज ए नोट्स। तो लास्ट जो है दैट विल बी डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंसेस। ये सीक्वेंसिंग फिक्स है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नोट नंबर 6 है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये जो नोट है इसके कंटेंट्स है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो ये जो है ये कंटेंट्स इसमें मेनली जनरली प्रोविजंस के आएंगे। तो शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि टैक्स विद इन 6 मंथ्स हम वो पे ऑफ कर देते हैं। डिविडेंड जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो प्रपोज करते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में जब वो डिविडेंड फाइनल हो जाता है तो फिर वो शेयर होल्डरों को दिया जाता है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो बहुत सारी एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स जो जनरली चलती है, जैसे पेंशन स्कीम है, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, तो वो सब जो प्रोविजंसेस होंगे वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही कंटेन होंगे। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है वो ये कंटेन यहाँ पर होगा इसमें। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये जो है यहाँ पर लायबिलिटी टोटल करनी पड़ेगी, और ये टोटल ऑफ लायबिलिटी यहाँ पर जो भी होगी ये टोटल ऑफ एसेट से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्टिकली मैच होगा, जो अभी तक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट इस तरह से मैच होता था। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट। नाउ बी जो कंटेन दिया है वो एसेट्स दी हुई है, और एसेट में भी अब जो बाइफर्केशन किया है करंट और नॉन करंट में बाइफर्केट किया है, ये नॉन करंट 1 है और ये करंट 2 है, और फिर इसमें डिटेल कंटेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एसेट में फिक्स एसेट ए और उसके सब पार्ट्स किए हुए हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इस तरह से। सो टेंजिबल एसेट नोट नंबर 7 ये कंटेन हम देखते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स विच वी कैन टच, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, मोटर व्हीकल्स है, अदर इक्विपमेंट्स है, लूज टूल्स है। तो ये जो है ये टेंजिबल एसेट्स में इसका ये पार्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो है इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट जो कंटेन है वो है इनटेंजिबल एसेट।
तो ये नोट नंबर 7 थी टेंजिबल, नोट नंबर 8 है इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स जो है, इस इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल होगा, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर्स है, और फाइनल इसकी जो टोटल होगी वो यहाँ पर बैलेंस शीट में कंटेन की जाएगी। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट में दो पार्ट है, टेंजिबल अलग किया है, इंटेंजिबल अलग किया है, इस तरह से बाइफर्केशन उन्होंने किया हुआ है। थर्ड जो दिया हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, दोनों वही है। अगर हम सपोज कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई बिल्डिंग है तो वो यहाँ पर दिखेगी, इसमें दिखेगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखेगी, वो बिल्डिंग टेंजिबल में नहीं दिखेगी। और इंटेंजिबल एसेट्स में सपोज कोई पेटेंट है या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट अभी चल रहा है, इन रिसेंट अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इस तरह से इस कंटेन में वो दिखेगी। नेक्स्ट, अभी ये ए था फिक्स एसेट, उसके इतने कंटेंट्स थे। नाउ बी जो है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोनों दिखेगा यहाँ पर, करंट में भी पहला ही करंट इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जनरली जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होगा वो हम यहाँ पर ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट्स में कई कंटेंट्स हो सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती है, बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, इस तरह के ये इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट की टोटल होगी वो ये टोटल यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स एसेट। अभी मैंने ऊपर जब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया था तब ये चीज़ बताई है कि अगर कंपनी ने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है पिछले ईयर्स में और उनकी टैक्स पेबल अमाउंट जो है वो कम है, तो फिर वो एसेट के तौर पर दिखेगा। और अगर टैक्स कम पे किया हुआ है और पेबल अमाउंट ज़्यादा था प्रीवियस ईयर्स में, तो टैक्स डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ के इस तरह से वो दिखेगा। नेक्स्ट जो कंटेन है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये गिवन लोन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये गिवन लोन है, दिया हुआ कर्जा है। अगर कंपनी ने लोन दिया है तो वो इस कंटेन में यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर अभी ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लोन्स एंड एडवांसेस है, तो वही यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो बाइफर्केशन है, लेस देन ए ईयर, मोर देन ए ईयर वाला जो क्लासिफिकेशन है, बस वो आपको ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी यहाँ पर अभी आगे कंटेन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अदर नॉन करंट एसेट्स। सो अदर नॉन करंट एसेट्स में ये जो कंटेन है अदर नॉन करंट एसेट्स, ये कंटेन करेगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नंबर 10 नोट ये है एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। बेसिकली जनरली इसमें आएगा अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं कंपनी रिलेटेड हैं, ये कंटेंट्स जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में आप देख चुके हो। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये बैलेंस शीट एसेट साइड तो कंटेन होता है, बट इट विल बी इन अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये नोट नंबर 10 में ये कंटेन यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट, एसेट में करंट वाला जो पार्ट है उसमें अगला है, पहला तो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जनरली वो इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म अगर लेस देन ए ईयर वो बताता है शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो यहाँ पर कंटेन होगा। इन्वेंट्रीज, ये एक मेन पार्ट है, नोट नंबर 11 इन्वेंट्रीज, ये जो है यहाँ पर हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये इन्वेंट्रीज जो है ये इन्वेंट्रीज कंटेन करेगा। इससे पहले भी मैंने जब फॉर्मेट बताया तो वहाँ पर बताया कि 4 तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। तो इस तरह से ये इन्वेंट्रीज और इसकी टोटल यहाँ पर कंटेन होगी। ये इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बची हुई इन्वेंट्रीज है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम जनरली कहते थे, ये वो बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक्स है बेसिकली। ये इन्वेंट्रीज 11 नंबर नोट में यहाँ पर दिखेगी। नेक्स्ट जो है इन्वेंट्रीज के बाद अगला जो कंटेन है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स ये जो है, जैसे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट जब मैंने इंट्रोडक्टरी इसका दिया था तो उसमें मैंने ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स के बारे में बताया था। ये कंटेन करेगा डेटर्स, ये कंटेन करेगा बिल रिसीवेबल, और डेटा रिलेटेड एडजस्टमेंट, बैड डेट, आरडीडी वगैरह सब यहीं पर इसको ट्रीट करेंगे। बट फाइनल टोटल जो भी होगी इसकी ट्रेड रिसीवेबल्स की, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दिस बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में यहाँ पर वो फाइनल टोटल जो है ट्रेड रिसीवेबल्स की दिखेगी। नेक्स्ट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 13, ये नोट नंबर 13 मैंने इसको दिया हुआ है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट अगर आप बना रहे हो तो इसके जो कंटेन होंगे नोट नंबर 13 के, उसमें ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जनरली ये दोनों कंटेंट्स कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगा। लास्ट बैलेंस शीट की जो नोट है
वो नोट नंबर 14 जो हम प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स मैंने इससे पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो अदर करंट एसेट्स है ना। अब जो दूसरी एसेट्स बच गई, जो दूसरे और कहीं अलोकेट नहीं हुई है, वही अदर करंट एसेट्स नंबर 14 में आएगा। तो जनरली ये अदर करंट एसेट्स में आएगा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनयूज्ड मटेरियल्स वगैरह, ये सब अदर करंट एसेट्स में यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये जो बैलेंस शीट था और उसकी जो नोट्स थी, ये मैंने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। और फाइनली फिर ये बैलेंस शीट की टोटल जो है, ये टोटल ऑफ एसेट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी। तो ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी जो है, ये टोटल फाइनल टोटल ये टोटल ऑफ एसेट से मैच होगी और ये फाइनल टोटल यहाँ पर इस तरह से दिखेगी। तो आज का ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट और उसके कंटेंट्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंटेंट्स डिस्कस करूँगा। आई होप आज का ये जो लेक्चर है ये क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।